हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। आज ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही लेक्चर में हमारा मकसद है चैप्टर नंबर 4 को पढ़ना। ओसीएम का चैप्टर नंबर 4 जो कि ये बिजनेस सर्विसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुल मिलाकर के 20 मार्क्स आपको ये दिला सकता है और 20 मार्क्स दिलाने के लिए ये 2 सेशंस जो हमारे होने वाले हैं इनमें आप 20 मार्क्स कवर कर पाएंगे। आज का हमारा लक्ष्य है 3 आंसर्स, 6 आंसर्स टोटल हम पढ़ेंगे इस सीरीज के अंदर और इन 6 आंसर्स में आप डेफिनेटली मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। आज 3 आंसर्स पढ़ने हैं, इस वीडियो को अंत तक देखना। टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिलेगा, उससे आप लिख के आंसर्स की प्रैक्टिस करना, क्योंकि आप जितनी बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतना लंबे समय तक इसे याद रख पाएंगे। रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर। चलिए आज बिजनेस सर्विस को समझ लेते हैं। बिजनेस सर्विसेज ये बहुत मायने रखती हैं किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुली चलाने के लिए। याद रखिए, कोई भी बिजनेस आइसोलेटेड मैनर में ना सुजीत चल नहीं सकता है। बिजनेस को अगर सक्सेसफुली चलाना है तो उसे कहीं ना कई सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। विदाउट सर्विसेज अ बिजनेस कैन नॉट फंक्शन कंप्लीटली, फुल्ली एंड सक्सेसफुली। ये सर्विसेज बहुत सारे अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे बिजनेस का कोर मेन काम तो है गुड्स प्रोड्यूस करना, गुड्स बनाना, लेकिन गुड्स बना करके गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाना भी तो बहुत जरूरी है। और जब कंज्यूमर तक पहुंचेगा तभी पैसा पाएगा और प्रॉफिट कमाएगा। और इसीलिए उसे ट्रांसपोर्ट जैसी सर्विस की जरूरत पड़ती है, उसे कम्युनिकेशन जैसी सर्विस की जरूरत पड़ती है। कई बार पैसे की लेन देन तो होती ही रहती है और इसीलिए उसे बैंकिंग सर्विसेज की भी जरूरत पड़ती है। ऐसी कई अनगिनत बिजनेस की सर्विसेज होती हैं जो हर बार बिजनेस को लगती ही है। बिना इन सर्विसेज के बिजनेस जीरो है, बिजनेस फंक्शन ही ठीक से नहीं कर सकता। ये जो चैप्टर है अपना बिजनेस सर्विसेज, ये ऐसे ही अलग अलग सर्विसेज से डील करता है। एक मुख्य और इंपॉर्टेंट सर्विस उन्हीं में से एक है वेयर हाउसेस यानी गोडाउन्स। वेयर हाउसेस गुड्स को स्टोर करके रखने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। गुड्स प्रोड्यूस होने से गुड्स के बिकने तक, कंज्यूमर के उसको कंज्यूम करने तक उनका सेम कंडीशन में रहना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर वो गुड्स को हमने स्टोर ही नहीं किया या स्टोर ना कर पाए, हमें कोई ऐसी फैसिलिटी या सुविधा नहीं मिली, तो गुड्स खराब होने के चांसेस होते हैं। इसे में वेयर हाउसेस की सर्विस बिजनेस को बहुत काम आती है। सरकारी गोडाउन्स, प्राइवेट वेयर हाउसेस, पब्लिक वेयर हाउसेस इसमें बिजनेस की मदद करते हैं। आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वो भी वेयर हाउसेस के बारे में ही है। वेयर हाउसिंग सर्विस किस तरह की है, कौन से उसमें टाइप्स हैं और वो कैसे मदद करती है, ये हम इस आंसर के जरिए समझने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू कर देते हैं। आज अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस। तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन हमेशा जरूरी है। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखने का सर्वेश? वेयर हाउसिंग के बारे में कम से कम 2 लाइन। जैसे सबसे मेन लाइन refers to storage of goods and consists of all those activities which are connected with storage and preserving of goods। वो सारी एक्टिविटीज जो गुड्स के स्टोर करने से और उसके प्रिजर्व करने के लिए हैं, उन एक्टिविटीज को जहां किया जाता है उसे वेयर हाउसिंग कहते हैं, उसे वेयर हाउस कहते हैं। तो वेयर हाउस में क्या होता है? स्टोरिंग एंड प्रिजर्विंग, स्टोरिंग एंड स्टोरिंग एंड स्टोरिंग एंड प्रिजर्विंग, स्टोरिंग एंड। तो वेयर हाउस के 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक तो गुड्स को स्टोर करके रखना और दूसरा उसे प्रिजर्व करके रखना। सुनने में दोनों शब्द सेम लग सकते हैं कि साला स्टोरिंग और प्रिजर्विंग तो एक जैसा लगता है, लेकिन स्टोरिंग मतलब रखना और प्रिजर्विंग मतलब संभाल के रखना। वो जैसे कंडीशन में वैसी ही कंडीशन में रखना, और वही काम करता है वेयर हाउसिंग। दोस्तों, इट इज मीन्स ऑफ स्टोरिंग द गुड्स। वेयर हाउसिंग कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज कनेक्टेड with the storing and preserving of stored goods from time of production till the time of consumption। इधर मार्क कर दो, from the time of production till the time of consumption। क्योंकि देखो कंज्यूमर तो फैला हुआ है, कोई महाराष्ट्र में है तो कोई गुजरात में भी हो सकता है, कोई यूपी में है तो कोई बिहार में भी हो सकता है। हर राज्य में कंज्यूमर हो सकता है तुम्हारे प्रोडक्ट का। हर राज्य में गुड्स वैसे के वैसे ही कंडीशन में पहुंचने चाहिए,
ये गोडाउन्स के बिना, वेयर हाउसेस के बिना पॉसिबल ही नहीं है। पार्ले जी का बिस्किट ये महाराष्ट्र में भी मिलता है, गुजरात में भी मिलता है, यूपी में भी मिलता है, बिहार में भी मिलता है, और जैसा महाराष्ट्र में मिलता है वैसा ही बिहार में भी मिलता है ना, सेम क्वालिटी सेम कंडीशन। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है ओनली बिकॉज ऑफ प्रॉपर वेयर हाउसिंग फंक्शन। और इसीलिए वेयर हाउसिंग की सर्विस जो है वैष्णवी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस। दोस्तों यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस के याद रखने के लिए अपना शॉर्ट कोड है बैड पीसीजी, बैड पीसीजी, बैड पीसीजी, बैड पीसीजी, बैड पीसीजी। टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस, बैड पीसीजी, बैड पीसीजी। सबसे पहला वेयर हाउस है बी से बॉन्डेड वेयर हाउस, जहां पर एक लाइसेंस गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है और अक्सर ये भी महसूस करते हैं कि एक अंडरटेकिंग और बॉन्ड साइन करवाया जाता है। नाम में ही काम छुपा हुआ है। बॉन्डेड वेयर हाउस मतलब क्या? बॉन्डेड वेयर हाउस मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट, एक बॉन्ड साइन करके एक अंडरटेकिंग के साथ जब गुड्स को स्टोर कराया जाए तो उसे बॉन्डेड वेयर हाउस कहते हैं। क्या बोलता है सिंपल लाइन में? बॉन्डेड वेयर हाउस आर लाइसेंस्ड बाय गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट इंपोर्टेड गुड्स फॉर स्टोरेज until the payment of custom duty is done। मतलब सामान बाहर से आ गया लेकिन साला जिसका सामान है उसने कस्टम ड्यूटी नहीं भरा। अब वो बोलता है मेरे पास अभी अर्जेंट में नहीं है, मैं कल भरूंगा, अगले हफ्ते भरूंगा। तो अगले हफ्ते तक वो सामान किधर रखेंगे? बॉन्डेड वेयर हाउस में रखेंगे। कहां रखेंगे? बॉन्डेड वेयर हाउस। तो बॉन्डेड वेयर हाउस में क्या होता है? दीज वेयर हाउसेज वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ कस्टम अथॉरिटीज। कस्टम की जो अथॉरिटीज होती हैं उनके तहत ये वेयर हाउस आते हैं। द वेयर हाउस कीपर इज रिक्वायर्ड टू गिव एन अंडरटेकिंग और बॉन्ड। जो वेयर हाउस का ध्यान रखने वाला केयर कीपर होता है, वेयर हाउस कीपर होता है, उसको एक बॉन्ड देना पड़ता है साइन करके कि भाई देख यार इतना इतना सामान रखा है, ये बॉक्सेस हैं, इतने इतने कार्गो के इतने इतने सामान हैं, ये सामान का इतना इतना ये बॉन्ड मेरे पास साइन कर रहा है, जब ये कस्टम ड्यूटी भरेगा तो इसको सामान वापस मिलेगा। ऐसे वेयर हाउस को बॉन्डेड वेयर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बॉन्डेड। यस, बॉन्ड में यही होता है दैट इट विल नॉट अलाउ द गुड्स टू बी रिमूव्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ कस्टम अथॉरिटी। याद रखो, द गुड्स आर हेल्ड इन बॉन्ड एंड कैन नॉट बी विथड्रॉन विदाउट पेइंग द कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी पे किए बिना उन्हें छुड़ाया नहीं जा सकता। इजी है, पहला वेयर हाउस समझ रहे हैं? बैड पीसीजी, बी फॉर बॉन्डेड वेयर हाउस। इफ एन इंपोर्टर इज अनेबल और अनविलिंग टू पे कस्टम्स ड्यूटी इमीडिएटली आफ्टर द अराइवल ऑफ गुड्स, he can store the goods in bonded warehouse. He can withdraw the goods in installment बाद में। जब उसको लगता है कि हाँ अभी पैसा जमा हो गया है, इमीडिएटली तो मेरे पास नहीं था, तो वो तब तक के लिए बॉन्डेड वेयरहाउस में रख देता है और बाद में जैसे जैसे उसके पास पैसे आते हैं वो थोड़े थोड़े करके पैसे जमा करके अपना थोड़ा थोड़ा सामान छुड़वाता रहता है। पहला पॉइंट समझा क्या? बी फॉर बॉन्डेड वेयरहाउस, बी फॉर बॉन्डेड। चलिए बढ़ते हैं आगे। बैड पीसीजी के अंदर अगला पॉइंट निकल करके आता है डी से ड्यूटी पेड वेयरहाउस। डी से क्या है? ड्यूटी पेड वेयरहाउस। वंस अगेन नाम में ही काम है, ड्यूटी पेड वेयरहाउस। क्या? ड्यूटी पेड वेयरहाउस। इफ एन इंपोर्टर फेसेस एनी प्रॉब्लम इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ ड्यूटी, then goods can be stored at duty paid warehouse। देखो फर्क समझो। हाँ भाई, फर्क समझो। जो बॉन्डेड वेयरहाउस था ना भाई, वो बॉन्डेड वेयरहाउस के अंदर अब तक उसने ड्यूटी कस्टम्स की भरी नहीं, लेकिन ड्यूटी पेड तो नाम से ही बोल रहा है, ड्यूटी पेड मतलब यहां पर कस्टम ड्यूटी भर दिया है, लेकिन अभी उसके पास है ना गाड़ी नहीं है, टेम्पो नहीं है, ट्रक नहीं है कि वो सामान लेकर जाए। तो बोलता है अभी मैंने पैसा तो भर दिया है लेकिन मेरे पास अभी इंतजाम नहीं है फटाफट से सामान लेके जाने का। एक काम करो, तब तक के लिए आपके पास ही रखो गोडाउन में, वरना सामान खराब हो जाएगा, टूट फूट जाएगा। आपके पास रखो, जैसे मेरा अरेंजमेंट होता है मैं गाड़ी लेके आऊंगा, टेम्पो लेके आऊंगा और फिर सामान लेके जाऊंगा।
तो अब वो बॉन्डेड में तो नहीं रख सकते क्योंकि पैसा तो भर दिया, तो वो लोग उसको कहां रखते हैं, ड्यूटी पेड वेयर हाउस में, ताकि उनके पास भी रिकॉर्ड रहे कि ये वाले वो गुड्स हैं जिनका ड्यूटी पेड है। समझे क्या everyone? All duty paid warehouses are public warehouses which are available to all importers। ज्यादातर ये पब्लिक वेयरहाउसेज होते हैं, सरकारी होते हैं, और ये सभी इंपोर्टर्स के लिए होते हैं। ज्यादातर इंपोर्टर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। कस्टम ड्यूटी भरने के बाद यहां पर संभाल के गुड्स को रखा जाता है। दोस्तों, ड्यूटी पेड warehouses help the importer as proper care of goods is taken। Processing of goods can be done like sorting, repacking, etc। मतलब ये warehouses बहुत काम के भी हैं, बहुत यूजफुल भी हैं, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि यहाँ ख्याल रखा जाता है गुड्स का। उन्हें रीपैक भी कई बार यहाँ पर ही कर दिया जाता है, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दे करके। तो इस तरह से ड्यूटी पेड warehouses बहुत सारे इंपोर्टर्स के काम आते हैं। बी और डी समझा क्या? बी से बॉन्डेड, डी से ड्यूटी पेड, बी से बॉन्डेड, डी से ड्यूटी पेड, बी से बॉन्डेड, डी से ड्यूटी पेड। आगे बढ़ते हैं, बैड पीसीजी। क्या पढ़ने वाले अपन? पीसी अपने को दिख रहा है, पी से आता है पब्लिक वेयरहाउस। क्या है? पब्लिक वेयरहाउस। हा पब्लिक कहां हो गया? पब्लिक वेयरहाउस। याद रखिए, स्पेशलाइज्ड बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट है जो कि आम जनता को, जनरल पब्लिक को थोड़ा सा सर्टन चार्ज लेके गुड्स स्टोर करने का मौका देती है। जनरल पब्लिक को, इंपोर्टर अलग बात है, कोई एक्सपोर्टर है अलग बात है। जनरल पब्लिक, मेरे तुम्हारे जैसे लोगों का कहीं सामान अटका है या कहीं से आने वाला है, वो अपने को स्टोर करके रखना है। अभी अपने पास कोई जगह नहीं है, तो अपन ऐसे वेयर हाउसेज में उस सामान को स्टोर करके रख सकते हैं। इट मे बी ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी। खास बात मार्क कर लो भाई, इंडिविजुअल द्वारा ओन्ड है या कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा। इंडिविजुअल द्वारा या कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा। इट वर्क्स अंडर लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस। एक और इंपॉर्टेंट बात, पब्लिक वेयरहाउसेस प्रोवाइड स्टोरेज फैसिलिटी टू छोटे व्यापारी, ट्रेडर्स एट लो कॉस्ट। ये मार्क कर लेना भाई। खासियत क्या है पब्लिक वेयरहाउसेस की? सर्वेश वो बोलता है पब्लिक वेयरहाउस इसलिए अच्छा है क्योंकि सस्ता, सुंदर, टिकाऊ है। छोटे व्यापारियों को, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स को लो कॉस्ट पे वो गुड्स रखने का मौका देता है। वरना ये प्राइवेट वाले कैसे होते हैं, ये लोग ज्यादा चार्ज करते हैं। ये नॉमिनल चार्ज लेकर के उन्हें सेव करने का, अपने गुड्स को स्टोर और प्रिजर्व करने का मौका मिलता है। अंडरस्टूड एवरीवन? 3 वेयर हाउस अपन ने पढ़ा, बीडीपी। बीडीपी, बी से बॉन्डेड वेयर हाउस, डी से ड्यूटी पेड वेयर हाउस, पी से पब्लिक वेयर हाउस, पी से पब्लिक वेयर हाउस, पी से पब्लिक वेयर हाउस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्राइवेट वेयर हाउस भी देख लेते हैं। पी से पब्लिक, पी से प्राइवेट, पी से पब्लिक, पी से प्राइवेट, पी से पब्लिक। हा यहां पे तो ओन्ड बाय एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव सोसाइटी था। यहां पे तो पूरी तरह से बिग मैन्युफैक्चरर्स एंड मर्चेंट्स। क्या याद रखोगे? बिग मैन्युफैक्चरर्स, मर्चेंट। मतलब जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं ना, टाटा, बिरला, अंबानी, ये लोग हम लोग क्या हमारे गुड्स को क्या ये लोग के पास रखेंगे क्या? हमारा खुद का ही वेयर हाउस है, पर्सनल वेयर हाउस। हमारा सारा प्रोडक्ट वहां पे ही स्टोर रहेगा। बड़े व्यापारी अक्सर खुद के, क्योंकि उनका प्रोडक्शन ज्यादा होता है, उनका लार्ज स्केल बिजनेस होता है, ये बिग मैन्युफैक्चरर अपने गुड्स को अपने ही वेयर हाउसेज में स्टोर करके रख देते हैं। समझे क्या? इजी लग रहा है क्या? बिग मैन्युफैक्चरर्स एंड मर्चेंट्स टू फुलफिल देयर ओन स्टोरेज नीड्स, टू फुलफिल देयर, अपने खुद के स्टोरेज नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अपने खुद के स्टोरेज नीड्स को फुलफिल करने के लिए ही ये लोग जो हैं, बिजनेस फर्म्स जो हैं, ये लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी के वेयर हाउसेस खुद ही बिल्ड करते हैं। और कई बार तो ये लोग ऐसा वेयर हाउस बनाते हैं जिसमें पूरी सेफ्टी, सिक्योरिटी का ध्यान भी रखते हैं। तो मतलब पैसा है तो ये लोग खुद का खुद बना सकते हैं। तो इनकी जो भी नीड्स है उसके हिसाब से दे ऑलवेज नीड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी ऑन रेगुलर बेसिस एंड दे कैन अफोर्ड मनी ऑल्सो। पैसा है उनके पास,
दे कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन देयर प्राइवेट वेयर हाउस। वो लोग खुद का ही प्राइवेट वेयर हाउस क्रिएट कर लेते। पब्लिक बोले तो जनरल पब्लिक का, प्राइवेट बोले तो प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स और प्राइवेट इंडिविजुअल्स का, मर्चेंट्स का। फर्क समझ में आ रहा है क्या? बीडीपी समझा क्या? बॉन्डेड वेयर हाउस, जहां पर बॉन्ड साइन करवा के गुड्स रखे जाते हैं, ड्यूटी पेड नहीं है। ड्यूटी पेड वेयर हाउसेस में ड्यूटी पे कर दी गई है, अभी सामान लेके जाने को टाइम नहीं है या तो गाड़ी नहीं, तो वहां पे ड्यूटी पे करने के बाद भी रखा हुआ है स्टोर करके। उसके बाद आता है पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक जनरल पब्लिक के लिए, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स के लिए लो कॉस्ट पे अवेलेबल है, गुड्स रख सकता है। और प्राइवेट जो है ये बिग मैन्युफैक्चरर्स के लिए है, बड़े मर्चेंट्स का है, लार्ज स्केल कैपेसिटी है, पैसा भी बहुत है, दे कैन अफोर्ड दिस एंड दैट इज व्हाई दे क्रिएट देयर ओन वेयर हाउसेस। 4 समझा क्या? इजी है क्या? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बैड पीसीजी में सी से आता है कोऑपरेटिव वेयर। अपन सबने कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में पढ़ा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम से ही काम है, कोऑपरेट करती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। 10-12 लोग जो मेंबर्स होते हैं वो मिल करके ये काम करते हैं। यहां पर भी कुछ वैसा ही है। These warehouses are owned, managed and controlled by cooperative societies. They mainly provide warehousing facilities at most economical rates. सबसे ज्यादा सस्ते में ज्यादातर यही लोग प्रोवाइड करते हैं warehousing facility. These type of warehouse are very useful for farmers, traders and general public. कुछ ज्यादा फर्क नहीं है इसमें और पब्लिक वेयरहाउस में। फर्क सिर्फ इतना है कि इसका मैनेजमेंट जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर है। बाकी ये भी छोटे व्यापारियों को, फार्मर्स को और जनरल पब्लिक को वेयरहाउसिंग फैसिलिटी देती है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसका मैनेजमेंट कंट्रोल कोऑपरेटिव सोसाइटी का है और पब्लिक के अंदर कोई प्राइवेट ओनर्स का हो सकता है। समझ में आएगा? अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं। अगला सी क्या है? कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस। नाम में ही काम छुपा हुआ है, मच्छी संभाल के रखने का। मच्छी, पेरिशेबल गुड्स को संभाल के रखना है, स्टोर करके रखना है। ये तो फ्रीजर वाले रूम में ही होगा ना। कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस ऐसे ही फ्रीजर वाले होते हैं। नॉर्मल तुम दरवाजा बंद करके शटर खोल के रखोगे वैसी जगह पे तो सड़ जाएगी वो। फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, पेरिशेबल आइटम्स तो खराब हो जाएंगे। तो याद रखिए ऐसी पेरिशेबल आइटम्स को स्टोर करके रखने के लिए होते हैं कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस। याद क्या रखोगे? दे प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर पेरिशेबल कमोडिटीज लाइक फ्रूट, फ्लावर, वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। समझ लगा? मेन लाइन समझ लगा? हम बीडीपी बी से बॉन्डेड वेयर क्या साइन करते हैं? बॉन्ड और डी से ड्यूटी भर देते हैं, ड्यूटी पेड वेयर हाउस। पी से पी लेते हैं, पब्लिक और प्राइवेट वेयर। पब्लिक और पब्लिक जनरल पब्लिक का, प्राइवेट पैसे वाले लोगों का है, बहुत पैसा है साला, हमारा खुद का वेयर हाउस बना देंगे, प्राइवेट वेयर हाउस। बीडीपी सी से भी 2 है भैया। कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, फार्मर के लिए, ट्रेडर के लिए और जनरल पब्लिक के लिए। और सी से आता है कोल्ड स्टोरेज, केला, मच्छी, ये सब जो पेरिशेबल आइटम होता है, फ्रूट वगैरह, उसके लिए होता है कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस। उम्मीद करता हूं 6 का 6 टाइप दिमाग में घुस रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। बीडीपी और सी और के बाद आता है जी, और जी की बात करें तो ये है गवर्नमेंट वेयर हाउसेस। क्या है ये? ससुरा नाम में ही इसका भी काम छुपा हुआ है। गवर्नमेंट वेयर हाउसेस मतलब क्या? सरकारी। क्या? सरकारी। क्या? सरकारी। क्या? सरकारी। तो कोई तरकारी नहीं बोलेगा। सरकारी। ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल एंड, जो राज्य और हमारी केंद्र की जो सरकारें होती हैं उनके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, उनके द्वारा मैनेज किए जाते हैं ना, ऐसे वेयर हाउसेस को गवर्नमेंट वेयर हाउस बोलते हैं। ये ज्यादातर पब्लिक अथॉरिटीज यानी सरकारी अथॉरिटीज के कंट्रोल में होते हैं। क्या है भाई? इट इज डिफिकल्ट फॉर
स्मॉल फार्मर्स, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स टू ओन अ वेयर हाउस। सीधी बात है ना, अभी वो छोटा किसान, गरीब किसान बेचारा कैसे खुद का वेयर हाउस बना लेगा, तो उनके लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो सरकार बोलती है ना चॉलबे टेन्शन घ्यायचं नाही, आम्ही तुम्हाला करून देतो, सगळी व्यवस्था है आपल्याकडे। और सरकार खुद ऐसे लोगों के लिए वेयरहाउस बनाती है। सो दीज गवर्नमेंट वेयरहाउसेस असिस्ट देम इन स्टोरिंग देयर गुड्स, उनके गुड्स को, उनके प्रोडक्ट्स को स्टोर करने में गवर्नमेंट वेयरहाउसेस उनकी मदद करते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। बैड पीसीजी के माध्यम से, बी से बोलो बॉन्डेड वेयरहाउस, डी से बोलो ड्यूटी पेड वेयरहाउस, सी से कितने सी? 2। पहला सी कोऑपरेटिव वेयरहाउस के बाद आता है, उसके बाद आता है 2P, 2P भूल गए, प्राइवेट और पब्लिक, प्राइवेट और पब्लिक, प्राइवेट वेयरहाउस और आखिर में आता है जी। जी बोले तो गवर्नमेंट वेयरहाउस, गवर्नमेंट बोले तो सरकारी, गवर्नमेंट बोले तो याद रहेगा क्या? टोटल अपन ने 7 टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस पढ़े। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। फटाफट से अपनी बुक के अंदर इनको बिना देखे 2-2 पॉइंट्स के साथ लिखने की कोशिश करो, फिर बढ़ते हैं आगे अगले आंसर की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। इससे पहले हम लोगों ने अभी टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस देखा है। अब इसी से जुड़ता हुआ, मिलता हुआ एक और क्वेश्चन करते हैं। वेयर हाउसेस की कहानी को खत्म करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसेस। जैसा कि मैंने कहा, बिजनेस ये बिना सर्विसेज के चल ही नहीं सकता रोनित। हर बिजनेस को सर्विस चाहिए, फिर वो बैंकिंग सर्विस हो, वेयर हाउस सर्विस हो, ट्रांसपोर्ट सर्विस हो, इंश्योरेंस जैसी सर्विस हो। सर्विसेज के बिना बिजनेस अधूरे हैं, आइसोलेटेड मैनर में चल ही नहीं सकते। और इसीलिए वेयर हाउसेस के फंक्शंस बहुत मायने रखते हैं किसी भी बिजनेस के लिए। हर बिजनेस एंटरप्राइज के लिए सक्सेसफुली वेयरहाउसिंग फैसिलिटी होना बहुत जरूरी। सचिन, यहां पर भी आपके सामने फंक्शंस ऑफ वेयरहाउसेस जो बताए हैं, कुल मिलाकर के 8 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। और इन 8 फंक्शंस को दिमाग में फिट करने के लिए अपना शॉर्ट कोड है स्टार्ट जीपीएफ, स्टार्ट जीपीएफ, स्टार्ट जीपीएफ, स्टार्ट जीपीएफ, स्टार्ट जीपीएफ। जी हाँ, वेयरहाउसेस क्या करते हैं, वही होते हैं उनके फंक्शंस। तो बेसिक 2 इंपॉर्टेंट चीज तो अपने को पता ही है कि वेयरहाउस में, गोडाउन में क्या होता है, स्टोरिंग, प्रिजर्विंग, स्टोरिंग, प्रिजर्व, स्टोरिंग और स्टोर करना यानी गुड्स को रखना, और प्रिजर्व करना यानी संभाल के रखना। स्टोर करना यानी गुड्स को रखना, और प्रिजर्व करना यानी उसको संभाल के रखना। बेसिकली प्रिजर्वेशन का कॉमन सेंस वाला मीनिंग यही है कि जो कंडीशन में गुड्स हैं वैसी ही कंडीशन में उसके कंजम्पशन तक रहनी चाहिए। तो वेयरहाउस का सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो आपके सामने यही आता है। स्टार्ट के अंदर एस से, एस फॉर स्टोरेज, एस फॉर स्टोरेज, एस फॉर, याद रखो वेयरहाउस का सबसे मेन फंक्शन है स्टोरेज। अगर स्टोरेज के ही काम नहीं आएगा तो किस काम आएगा? तो स्टोरेज तो बहुत जरूरी है। दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ वेयरहाउसिंग। मार्क कर लेना बॉस, बेसिक फंक्शन ऑफ वेयरहाउसिंग। सरप्लस कमोडिटीज विच आर नॉट नीडेड इमीडिएटली कैन बी स्टोर्ड इन वेयरहाउसेस। ऐसी कमोडिटीज जो इमीडिएटली ना बिकने वाली है, ना फिलहाल उसकी जरूरत है, लेकिन खराब हो गई तो नुकसान हो जाएगा, तो उसको खराब होने से अच्छा है कहां रखो? वेयरहाउस में स्टोर करके रखो। तो स्टोरेज ये बेसिक फंक्शन है। दे कैन बी सप्लाइड एज एंड व्हेन नीडेड बाय द कस्टमर। पहला पॉइंट समझा क्या? एस फॉर स्टोरेज, एस फॉर स्टोरेज, एस फॉर। आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट फंक्शन है टाइम और प्लेस यूटिलिटी देता है। वेयरहाउस क्या देता है? टाइम और प्लेस यूटिलिटी। टाइम और प्लेस यूटिलिटी मतलब सही समय पर हमें गुड्स मिल जाएं, ये सुविधा देने का काम वेयरहाउस करता है। और सही जगह पर हमें गुड्स मिल जाए, ये सुविधा देने का काम भी वेयरहाउस करता है। राइट टाइम एंड राइट प्लेस, राइट टाइम एंड राइट प्लेस, राइट टाइम एंड राइट प्लेस यूटिलिटी विल ऑलवेज बी प्रोवाइडेड बाय वेयरहाउसिंग। आपको ब्लड की जरूरत है तो ब्लड बैंक एक ऐसा स्टोरेज डिपार्टमेंट है जहां से आपको सही टाइम पे ब्लड मिल सकता है। समझ में आ रहा है क्या? तो उसका भी फंक्शन टाइम यूटिलिटी से जुड़ा हुआ है। उसी तरह वेयरहाउसेस, ये गोडाउन जो होते हैं, ये भी राइट टाइम पे मार्केट में सप्लाई हो गुड्स का, इसका ध्यान रखते हैं। सिमिलरली ये प्लेस यूटिलिटी भी देते हैं।
यानी दूर दराज के इलाकों में, रूरल एरियाज में भी अगर वेयर हाउसिंग प्रॉपर की जाए तो गुड्स को सही प्लेस पर जहां उसको जरूरत है वहां पहुंचाया जा सकता है। अंडरस्टूड? टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। वेयर हाउसेस क्रिएट टाइम यूटिलिटी बाय प्रिजर्विंग गुड्स टिल दे आर डिमांडेड। जब तक उनकी डिमांड नहीं होती तब तक स्टोर करता है, जब डिमांड आती है तो उसको सप्लाई कर देता है। इट ऑल्सो क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी बाय प्रोवाइडिंग द गुड्स एट द प्लेस वेयर दे आर रिक्वायर्ड। जैसे कोरोना काल में कोरोना की वैक्सीन जहां जहां रिक्वायर्ड थी वहां पहुंचाई गई। इंडिया ने भी अफ्रीका के कई देशों तक पहुंचाई। वेयर हाउसेस का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, वो भी स्पेसिफिकली कोल्ड स्टोरेज जैसे वेयर हाउस, क्योंकि वैक्सीन को पर्टिकुलर टेम्परेचर में रखना पड़ता था। तो ये सारी सुविधाएं वेयर हाउसिंग के बिना पॉसिबल ना हो पाती, इसीलिए इंपॉर्टेंट फंक्शन है टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। समझा क्या एवरीबॉडी? हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टार्ट जीपीएफ, स्टार्ट जीपीएफ, स्टार्ट जीपीएफ। एस टी के बाद ए से ऑल्सो हेल्प्स इन प्राइस स्टेबिलाईजेशन, ऑल्सो हेल्प्स इन, ऑल्सो हेल्प्स इन प्राइस है ना, प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। पब्लिक हमेशा सामान खरीदने से पहले प्राइस देखती है। क्या देखती है? प्राइस देखती है। क्या देखती है? वस्तु का भाव बहुत इंपॉर्टेंट है ना यार। अगर भाव बार बार बदलता रहे, बढ़ता चढ़ता रहे तो पब्लिक क्या खंटाल जाएगी, परेशान हो जाएगी। वस्तुओं के प्राइस को स्टेबलाइज कौन करता है? गोडाउन करता है। कैसे करता है? बाय मेंटेनिंग कंटिन्यूअस सप्लाई व्हेन नीडेड इन द मार्केट। जो रिटेलर्स हैं, छोटे व्यापारी हैं, उन तक कंटिन्यूअस सप्लाई रहे इसका ध्यान रखता है वेयर हाउस। क्योंकि होलसेलर तो क्या करते हैं? बल्क में खरीद लेते हैं, और बल्क में खरीद के कहां रखते हैं? वेयर हाउसेज में रखते हैं। और वेयर हाउसेज के जरिए ही गुड्स जो है वो हमेशा सप्लाई होते रहते हैं, जिससे भाव अचानक से बढ़ता नहीं है और ना ही अचानक से कम होता है। इससे प्राइस की स्थिरता यानी स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। Warehouses play an important role in the process of price stabilization. It is achieved by creation of time utility by warehousing. In warehouses, usually large stock of goods is kept. Whenever, यहां से ब्रैकेट में डालो और लिख लो, whenever there is shortage in the market, goods can be immediately supplied through warehouses. जब भी मार्केट में शॉर्टेज होगा तो गुड्स वेयर हाउस में से सप्लाई कर सकते हैं, और इससे अचानक से प्राइस राइज नहीं होगा और स्टेबल ही रहेगा। ये वाला पॉइंट समझा गया? स्टार्ट का STA समझा गया? S फॉर पहला फंक्शन स्टोरेज, T से दूसरा फंक्शन टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी, A से ऑल्सो हेल्प्स इन प्राइस स्टेबलाइजेशन, ऑल्सो हेल्प्स इन प्राइस स्टेबलाइजेशन। स्टार्ट का STA समझा? आगे बढ़ते हैं। R से रिस्क बेयरिंग, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो लेकिन ये रिस्क किसको है? वेयर हाउस को है। वेयर हाउसिंग ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम है, बहुत रिस्क वाला काम। जैसा हमने आगे टाइप्स में भी पढ़ा कि कोई बॉन्ड करके वेयर हाउस में गुड्स अपना रख के जाता है। कोई इंपोर्टर है, बेचारे के पास अभी ट्रक टेम्पो नहीं है, वो सोचता है यार सुबह लेके आऊंगा, रात में कहां रखूं गुड्स, तो वेयर हाउस में स्टोर करके रखता है। लेकिन उस पूरी रात में गुड्स को संभाल के रखना किसका रिस्क है? वेयर हाउस का। वेयर हाउस को सुबह गुड्स डिस्पैच करने तक गुड्स को वही हालत में रखना है ना, तो ये तो वेयर हाउस कीपर की, वेयर हाउस का ध्यान रखने वालों की, वेयर हाउस संभालने वालों की जिम्मेदारी है। और इसीलिए वेयर हाउस रिस्क बेयरिंग फंक्शन भी निभाता है। जहां किसी और के गुड्स को वो संभाल रहा है, जहां वो किसी और के गुड्स का ख्याल रख रहा है और उसको मेंटेन रख रहा है जैसे वो है वैसे ही कंडीशन में, दिस इज कॉल्ड एज द रिस्क बेयरिंग फंक्शन। समझ में आएगा? दोस्तों याद रखो, व्हेन द गुड्स आर स्टोर्ड इन वेयरहाउसेस दे आर एक्सपोज्ड टू मेनी रिस्क। चोरी हो जाना, जल जाना, बहुत सारे रिस्क हैं। बाढ़ का पानी अंदर आ गया, वेयरहाउस में बाढ़ आ गई, पानी से डूब गया, सब सामान खराब हो गया। इन द फॉर्म ऑफ थेफ्ट, डिटोरिएशन, फायर, आग लग गई एक्सेट्रा। तो ऐसे रिस्क तो हमेशा होते ही हैं। ये रिस्क को बेयर कौन करता है? वेयरहाउस ही करता है। वेयरहाउस आर कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे दैट दे मिनिमाइज दिस रिस्क। A warehouse keeper has to take the reasonable care of goods and safeguard them against various risks. समझे क्या? तो वेयरहाउस को या तो कंस्ट्रक्ट इतना कड़क करो, इतना मजबूत करो
कि वो ये रिस्क को मिनिमाइज कर दे, थेफ्ट के, चोरी के, आग वाग लगने के, बाढ़ पानी के। और एक वेयरहाउस कीपर रखो जो उसका पूरा मैनेजमेंट स्टार्ट, समझ रहा है क्या? आर से रिस्क बेयरिंग, आर से रिस्क बेयरिंग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्टार्ट के अंदर जो टी निकल कर क्या आता है? टी से आता है ट्रांसपोर्टेशन, टी से आता है ट्रांसपोर्टेशन। वेयरहाउस का एक और कीमती फंक्शन है बॉस। Warehouses can provide transportation facility to bulk depositors. भाई बल्क डिपॉजिटर मतलब क्या? जो ज्यादा सामान खरीद रहे हैं, ज्यादा क्वांटिटी खरीद रहे हैं। इन ज्यादा क्वांटिटी खरीदने वालों को भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कौन देता है? वेयरहाउस देता है। हो सकता है ज्यादा जो खरीदने वाला है वो दूर दराज में है, किधर दूसरी जगह पे है, तो उसको गुड्स पहुंचाने की जिम्मेदारी भी वेयरहाउसिंग की है। इट कलेक्ट्स गुड्स फ्रॉम वन प्लेस, दैट इज द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, एंड ऑल्सो सेंड्स गुड्स टू द प्लेस ऑफ डिलीवरी। एक हाथ दे एक हाथ ले, एक हाथ दे एक हाथ ले। तो बेसिकली वेयरहाउस क्या करता है? एक जगह से जहां प्रोडक्शन हुआ वहां से गुड्स को मंगवाता है, स्टोर करता है, और फिर जहां डिलीवरी करनी है वहां पहुंचाता भी है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द ओनर। टी से ट्रांसपोर्टेशन संबंध। जरा एक बार फटाफट से आंख बंद करके बोलने का स्टार्ट। जीपीएफ। एस से स्टोरेज, टी से टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी, ए से ऑल्सो हेल्प्स इन प्राइस स्टेबलाइजेशन, ऑल्सो हेल्प्स इन प्राइस। आर से रिस्क बेयरिंग, आर से अगला टी स्टार्ट, समझा क्या? आखिरी 3 पॉइंट देख लेते फटाफट से। जीपीएफ क्या? जीपीएफ क्या? जीपीएफ। क्वेश्चन का नाम क्या है रोहन? फंक्शंस ऑफ वेयरहाउसेस, फंक्शंस ऑफ। आंसर का नाम स्टार्ट जीपीएफ, आंसर का नाम स्टार्ट जीपीएफ। जी से ग्रेडिंग एंड पैकिंग। कई वेयरहाउसेस ऐसे होते हैं ना जहां पे ग्रेडिंग और पैकिंग का भी काम होता है। मतलब गुड्स है ना, छुट्टक छुट्टक में आता है, खेतों वेतों से, मैन्युफैक्चरर से, प्रोड्यूसर से, ऐसा लूज में आता है। जैसे गेहूं, चावल, दाल, ऐसे लूज में आइए। अब वो दाल को, वो गेहूं को, चावल को क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज ग्रेड और पैक करना है, वो कहां होगा? गोडाउन होगा, वेयरहाउस में। तो वेयरहाउस ये सुविधा भी देता है कि वो गुड्स को क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज ग्रेड करे, सैंपलाइज करे, और फिर उसकी पैकिंग करना शुरू करे। कई गोनीज में उनकी पैकिंग होती है, कई सैक्स होती हैं, उसमें पैकिंग की जाती है अलग अलग किलोस की। इसके अलावा कई जगहों पर ग्रेडिंग की जाती है, जैसे बासमती चावल है, उकड़ा चावल है, टुकड़ा चावल है, ऐसे अलग अलग ग्रेडिंग करने के काम भी गुड्स के वेयरहाउस में ही किए जाते हैं। सो वेयरहाउस नाउअडेज प्रोवाइड द फैसिलिटीज ऑफ पैकिंग, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग। क्या? पैकिंग, प्रोसेसिंग, पीपीजी, पैकिंग, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, पैकिंग, प्रोसेसिंग। ये सुविधा भी देता है वेयरहाउस। Goods can be packed in convenient sizes as per the instruction of the owner. ओनर के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसको जैसे पैकेट्स चाहिए वैसे बना करके देने का काम भी वेयरहाउसिंग फैसिलिटी कर। फंक्शन ऑफ वेयरहाउस में जी से ग्रेडिंग एंड पैकिंग, ग्रेडिंग एंड पैकिंग, ग्रेडिंग एंड। आगे बढ़ते हैं। पी से आता है प्रोसेसिंग। अभी देखो ऊपर भी अपन ने पी से प्रोसेसिंग देखा, सेम टू सेम है। याद रखने का, सर्टेन कमोडिटीज आर नॉट कंज्यूम्ड इन द फॉर्म दे आर प्रोड्यूस्ड। कई कमोडिटीज ऐसी होती हैं जो जैसी खेत से निकल करके आई है ना रोनित, वैसी सेम टू सेम कंज्यूम नहीं होती। सेम टू सेम वैसी कंज्यूम, फॉर एग्जाम्पल पैडी या फ्रूट्स, बाजरा, गेहूं, ये कई बार बहुत अलग फॉर्म में खेतों से निकल करके आते, तो उन्हें छांटना पड़ता है, पीसना पड़ता है कई चीजों को। जैसे फ्रूट्स हैं तो वो कच्चे आ जाते हैं, उनको पकाना भी पड़ता है। बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो खेतों से जब आते हैं तो वो बहुत अलग फॉर्म में होते हैं, उन्हें राइप करना पड़ता है। तो ये सारी प्रक्रिया को प्रोसेसिंग बोलते हैं, और ये भी कहां होती है? वेयर हाउसिंग में होती।
तर अशी प्रोसेसिंगची प्रक्रिया पण आपल्याला एक फंक्शनच्या रूपातच दिसते. फंक्शंस ऑफ वेयरहाउस, P फॉर प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग में याद रखो समटाइम्स वेयरहाउसेस अंडरटेक सच एक्टिविटीज ऑन बिहाफ ऑफ द, याद रहेगा क्या? इजी लग रहा है? आखिरी पॉइंट पे आते हैं, F फॉर फाइनेंसिंग. F फॉर लोन्स कैन बी रेज्ड, जरूरत पड़ने पे लोन ले सकते हो फ्रॉम द वेयरहाउस कीपर और फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. बात को समझो. चचा, मेरा सामान 2 लाख का तुम्हारे पास पड़ा है, 2 लाख दो ना, बाद में लौटा देता हूं ब्याज के साथ. सामान तुम्हारे गिरवी है ना, समझ रहे क्या? वेयरहाउस कीपर से लोन लिया जा सकता है ऑन कोलैटरल ऑफ योर गुड्स विच यू हैव केप्ट इन द वेयरहाउस. सिमिलरली कई बार बैंकों से भी लोन लिया जाता है, क्योंकि गुड्स तो पड़े हैं ना, वो गुड्स के बदले में आप लोन ले सकते हो. तो ये फाइनेंसिंग फैसिलिटी वेयरहाउस की वजह से मिल रही है, इसके लिए उसे कहते हैं फाइनेंसिंग फंक्शन ऑफ वेयरहाउस. जहां लोन दिए जाते हैं वेयरहाउस कीपर द्वारा या किसी बैंक द्वारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा, अगेंस्ट द गुड्स स्टोर्ड बाय द ओनर. क्योंकि गुड्स का मालिकाना हक तो मेरा ही है. जो लोन देगा वो भी पेपर चेक करके देगा कि हाँ इसका ही गुड्स है, और इस गुड्स के बदले में अपन इसको लोन दे रहे. जब पैसा लौटा देगा तो गुड्स दे देंगे. समझ में आया क्या? गुड्स एक्ट एज सिक्योरिटी फॉर द वेयरहाउस कीपर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. वो गुड्स ही सिक्योरिटी है. मतलब कल को अगर भाग गया, पैसे नहीं दिया, तो गुड्स तो कम से कम उतने क्वांटिटी के या उतने अमाउंट के अपने पास रहेंगे. ये सिक्योरिटी है. In this manner, warehousing acts as a source of finance for businessman for meeting business operations. समझा क्या? स्टार्ट जीपीएफ. एग्जाम में क्वेश्चन आए वेयरहाउसिंग से रिलेटेड, तो टाइप्स ऑफ वेयरहाउसिंग में अपन ने बैड पीसीजी पढ़ा, सारे टाइप्स पढ़ लिए, और अभी अभी अपन ने फंक्शंस ऑफ वेयरहाउस पढ़ा. स्टार्ट जीपीएफ. क्या? स्टार्ट जीपीएफ लिख के एक बार प्रैक्टिस करो फटाफट से. अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर. तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 3, आज का आखिरी क्वेश्चन हमारा है, सबसे मेन क्वेश्चन इस चैप्टर का, हार्ट एंड सोल, टाइप्स ऑफ बैंक. फिर एक बार दोहराता हूं, बिजनेसेस कभी भी आइसोलेटेड मैनर में नहीं चल सकते. उन्हें अक्सर सर्विसेज की जरूरत पड़ती है. एक सर्विस जो अपन ने डिस्कस किया वो था वेयरहाउस. अब दूसरे सर्विस की बात कर रहे हैं, और सर्विस प्रोवाइडर है इस बार बैंक. बैंक ये बैंकिंग सर्विसेज देते हैं बिजनेस को. बैंकिंग सर्विसेज के जरिए पैसे का लेन देन, पेमेंट्स, रिसिप्ट्स, ये आसान हो पाता है बिजनेसेस के लिए. तो बिजनेसेस को ये बैंकिंग सुविधाएं देने का काम कौन करती हैं? बैंक्स करती हैं. ऐसी बैंकें बहुत सारी देश में अवेलेबल हैं जो बिजनेसेस को ये सुविधा देती हैं. आज के इस आंसर के माध्यम से अपन पढ़ने वाले हैं द टाइप्स ऑफ बैंक. क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ बैंक. क्वेश्चन का नाम है टाइप्स ऑफ बैंक, आंसर का नाम सीआईडी राइजेस. सीआईडी राइजेस. सीआईडी राइजेस. सीआईडी राइजेस. सीआईडी. दोस्तों याद रखो, बैंक है क्या, यही तुम्हारा इंट्रोडक्शन. हर आंसर में इंट्रो तो अपन लिख ही रहे, हर आंसर में इंट्रो लिख रहे, तो बैंक का भी इंट्रो बनता है. बैंक क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. बैंक क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. एक हाथ दे एक हाथ ले करती है, मतलब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड प्रोवाइडिंग लोन्स इज द ड्यूटी, और वी कैन से प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक. हर बैंक का प्राइमरी फंक्शन क्या है कि वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और लोन देती है. डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, लोन देती है, और बीच में प्रॉफिट कमाती है. तुम बोलोगे कैसे? ब्याज से. जब वो हमारे से डिपॉजिट लेती है और दूसरों को लोन देती है, तो लोन देती जब है तो उनसे ब्याज लेती है, यानी इंटरेस्ट लेती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है, एंड दैट इज वेयर द बैंक अर्न्स प्रॉफिट. अंडरस्टूड? तो बैंक के बारे में जब इंट्रो लिख रहे हैं तो यही लिखना है, इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच डील्स विद डिपॉजिट एंड एडवांसेस एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज. बैंक प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज related to money or financial requirements of the consumer. मतलब पैसे से रिलेटेड सर्विसेज बिजनेस को देने का काम, कंज्यूमर्स को देने का काम बैंकिंग संस्थाएं करती हैं. समझा क्या? चलिए आते हैं अपने आज के आंसर पे. टाइप्स ऑफ बैंक, आंसर का नाम सीआईडी राइजेस. सीआईडी राइजेस. सीआईडी. पहला सी जो अपने सामने आता है, टोटल 3 सी है दोस्तों. There are 3 C.
कितने सी? 3C। कितने सी? 3C। कितने सी? 3C। पहला सी क्या है रोहन? सेंट्रल बैंक। पहला सी सेंट्रल बैंक। पहला सी सेंट्रल बैंक। पहला सी। हर देश में ना ओमकार एक सेंट्रल बैंक होता है। अपने देश में जो बैंक है उसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये केंद्रीय बैंक है, ये देश के अर्थव्यवस्था का सबसे एपेक्स है, टॉप इंस्टीट्यूशन है। ये बाकी बैंकों की बैंक है, ये सरकार की बैंक है। सेंट्रल बैंक ये देश की अर्थव्यवस्था की जान है और इसीलिए द सेंट्रल बैंक अंडरलाइन एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री, टॉप की संस्था है। एवरी कंट्री हैज देयर ओन सेंट्रल बैंक। इन इंडिया RBI is the central bank. In India, RBI is the central bank. समझा क्या? कुछ फंक्शंस दे डालो, काम फिट, मामला हिट, पॉइंट सुपर हिट। क्या फंक्शन है? पहला फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, फ्रेम्स मॉनिटरी पॉलिसी। अर्थव्यवस्था में, देश में मॉनिटरी पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज जो होती है ना, वो मॉनिटरी पॉलिसी के बिना अधूरी होती है। तो मॉनिटरी पॉलिसी कौन बनाता है? RBI। कौन बनाता है? RBI। बोले तो सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक का पहला फंक्शन क्या है? फ्रेम्स मॉनिटरी पॉलिसी। दूसरा फंक्शन क्या है? हा इशू ऑफ करेंसी नोट्स। खचा खच खचा खच खचा खच खचा खच 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 बोले तो नोट छापने का काम करती है और छापने के बाद उसको इशू करती है। तुम बोलोगे सर किसको इशू करती है? अपने को तो नहीं करती। तो भाई अपने को जो देते हैं ना बैंक, उन बैंकों को नोट्स इशू करने का काम RBI करती है। मतलब ये HDFC, देना बैंक, लेना बैंक, ये सब बैंक जो है कमर्शियल बैंक्स, इन बैंकों को नोट्स इशू करने का काम कौन करता है? RBI करता है, सेंट्रल बैंक करती है, इशू ऑफ करेंसी नोट्स। अगला पॉइंट आता है एकदम सिंपल, बैंकर टू द, सरकार की बैंक है ये बैंक, गवर्नमेंट के बिहाफ पे लेन देन करती है, गवर्नमेंट को एडवाइस देती है कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां पैसा लगाना चाहिए। बेसिकली ये सरकार की बैंक है और सरकार के बिहाफ पे पेमेंट्स करने का, पेमेंट रिसीव करने का सारा काम RBI यानी देश की सेंट्रल बैंक करती है। तो ये क्या है? बैंकर टू द गवर्नमेंट। और आखिर में ये बैंकर्स बैंक भी है। जैसा मैंने बोला अपना अकाउंट RBI में थोड़ी है, अपना अकाउंट तो HDFC में है, बसिन कैथलिक में है, अपना अकाउंट तो यहाँ की लोकल बैंक में है जिसको कमर्शियल बैंक बोला जाता है। और उन कमर्शियल बैंकों का अकाउंट कहां पे है? RBI में। और इसीलिए RBI के गाइडलाइन के थ्रू वो लोग चलते हैं। तो RBI कौन है? बैंकर्स बैंक, बैंकों की बैंक, बैंकर्स बैंक। समझा क्या? तो टोटल कितने फंक्शन है? 4 फंक्शन है। मॉनिटरी पॉलिसी बनाती है, करेंसी नोट्स इशू करती है, इसके अलावा बैंक गवर्नमेंट की बैंक है, एंड देन बैंकर्स। इजी? पक्का समझा? पहला सी समझा क्या? अपन क्या पढ़ रहे हैं आज? टाइप्स ऑफ बैंक। आंसर का नाम CID राइजेस, CID राइजेस। पहला सी सेंट्रल बैंक, पहला सी सेंट्रल बैंक, पहला सी। दूसरा सी कमर्शियल बैंक, मेरा, तुम्हारा, अपना, हमारा, कमर्शियल बैंक। याद रखिए कमर्शियल बैंक वो बैंक है जिससे अपना पाला पड़ता है, जिससे अपन डायरेक्टली डील करते हैं, वो होती है कमर्शियल बैंक। जो RBI के अंडर चलती है उसे कहते हैं कमर्शियल बैंक। ये HDFC, देना लेना, ये सारे बैंक्स जो हैं ये कमर्शियल बैंक्स हैं और इनका काम सिंपल है, एक हाथ दे एक हाथ ले, एक हाथ दे एक हाथ ले, यानी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस। तो सिंपल है, द कमर्शियल बैंक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। कमर्शियल बैंक्स का देश की प्रगति में बहुत इंपॉर्टेंट हाथ है। Commercial banks perform important functions such as underline accepting deposit and lending money. डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, अपने जैसे जो सैलरीड पर्सन होते हैं वो अपनी बचत कहां करते हैं? बैंक के अकाउंट में करते हैं। पगार आया, पगार में से थोड़ा बचाया, थोड़ा खर्चा किया, तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। इसके अलावा लेंडिंग ऑफ मनी, अपने को घर लेना है, लोन चाहिए, कहां जाएंगे? बैंक में जाएंगे। अपने को कार लेना है, लोन चाहिए, कहां जाएंगे? बैंक में जाएंगे। बाइक लेना है, लोन चाहिए, कहां जाएंगे?
तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के लोन देने का काम भी बैंक ही करती है। तो लेंडिंग भी यही करती है। सेकेंडरी फंक्शन की बात करें, एजेंसी फंक्शन की बात करें, यूटिलिटी फंक्शन, ये सारे फंक्शंस निभाने का काम कमर्शियल बैंक्स करती है। जैसे आपको लॉकर फैसिलिटी देना, आपको एटीएम कार्ड देना, ये सब उसके अलग अलग फंक्शंस है। फंड ट्रांसफर करना एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, ये सब इसके फंक्शन है। ये एजेंसी और यूटिलिटी फंक्शन में आते हैं, एंसिलरी फंक्शंस में आते हैं, जहां बैंक अलग अलग सुविधाएं अपने ग्राहकों को देती है। दो बैंक समझा क्या? पहला बैंक सेंट्रल बैंक है, दूसरा बैंक कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक हर देश में होता है। अपने देश का कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या करता है? करेंसी इशू करता है, ये मॉनिटरी पॉलिसी बनाता है, ये बैंकर टू द गवर्नमेंट है और बैंकर टू द बैंक्स भी है। इसके अलावा आता है कमर्शियल बैंक, इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एंड परफॉर्म्स प्राइमरी फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग मनी। याद रखने ये छोटे छोटे पॉइंट्स और काम आसान हो जाएगा। याद क्या रखना है कि यार पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं कुछ कुछ, यानी सरकारी, जैसे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सरकारी है। फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे एचडीएफसी, प्राइवेट सेक्टर बैंक। फॉरेन बैंक्स होते हैं जैसे सिटी बैंक, एचएसबीसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये फॉरेन के बैंक्स हैं अपने देश में। तो ये तीन प्रकार के कमर्शियल बैंक्स ज्यादातर देखे जाते हैं। इतना समझा क्या? दो सी समझ गए क्या? तीसरे सी पे आ जाओ क्या? कोऑपरेटिव बैंक्स। तुमने दोस्तों अक्सर देखा होगा कई बैंकों के नाम के पीछे ना चैतन्य सहकारी बैंक लिखा रहता है। सुना है क्या? सहकारी बैंक। अपने यहां पे बहुत सारे ऐसे बैंक हैं, सारस्वत सहकारी बैंक, बस्तीन कैथलिक कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव शब्द, सहकारी शब्द जिथे आला त्याला आपण म्हणतो कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक ये रूरल एरियाज में ज्यादातर चलते हैं, गांव में, विलेजेस में ज्यादा चलते हैं। डिस्ट्रिक्ट जो छोटे छोटे अभी अभी शहर बन रहे हैं, टाउन बन रहे हैं, वहां पे ज्यादा चलते हैं। और इनका काम ही है कॉपरेशन। ये मेन मुख्य रोल जो है ये सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में होता है। कहां होता है? सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया। सेमी अर्बन एंड ये किसका अकाउंट ज्यादातर खोलते हैं, किसको हेल्प करते हैं? तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल, फार्मर, स्मॉल स्केल यूनिट्स एक्सेट्रा। इनकी मदद डायरेक्टली बड़े बैंक तो करते नहीं है, बड़े बैंक तक तो ये बेचारे पहुंच नहीं पाते हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक गरीब किसानों की, छोटे मध्यम वर्गीयों की, स्मॉल फार्मर्स की, इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल की हेल्प करती है। उनसे डिपॉजिट लेकर उन्हीं को लोन वगैरह देने का काम करती रहती है। तो कोऑपरेटिव बैंक्स यहां पर हमने पढ़ा। कोऑपरेटिव बैंक्स की अगर डिटेल में बात करें ना दोस्तों, तो ये अलग अलग लेवल पे फंक्शन करती है। अलग अलग लेवल पे कोऑपरेटिव बैंक्स फंक्शन करती है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा दोस्तों ए बी सी। कोऑपरेटिव बैंक्स का ये जो पिरामिड है ये बड़ा ही सिंपल सा, आपको समझ में आएगा कि यार क्रेडिट सोसाइटीज द्वारा मैनेज्ड हैं। और क्रेडिट सोसाइटी में हर्ष क्या है? पहला प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, फिर है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। प्राइमरी गांव विलेज लेवल पे सुजीत, गांव विलेज लेवल पे उसको फंड देने का काम कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव। और डिस्ट्रिक्ट्स को फंड देने का काम कौन करता है? स्टेट कोऑपरेटिव। ये राज्य स्तर पे है, ये जिला स्तर पे है, और प्राइमरी जो है वो विलेज लेवल पे। इस तरह से तीन हिस्सों में कोऑपरेटिव बैंक्स फंक्शन करते रहते हैं। अंडरस्टूड? कोऑपरेटिव बैंक्स एक बार रीड कर लेता हूं, देखो। प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क्स एट विलेज लेवल, इजी पीजी। दीज बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट वाले ऑपरेट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, और स्टेट वाले ऑपरेट एट स्टेट लेवल। काम फिट, मामला हिट, आंसर सुपर हिट। दो सी समझा क्या? तीसरा वाला समझा क्या? पहला सी सेंट्रल बैंक, दूसरा कमर्शियल बैंक, और तीसरा कोऑपरेटिव। इजी पीजी। सीआईडी राइजेस पढ़ रहे हैं अपन, टाइप्स ऑफ बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, 10 मार्क के लिए भी आ सकता है। और सीआईडी राइजेस की मदद से अगर लिख के प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी से आप लोग पूरा आंसर याद कर लोगे, ओन वर्ड्स में लिख भी पाओगे बहुत अच्छे से। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आई से आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, नाम में ही काम है।
नाम में ही काम है। नाम क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ना। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बोलेगा तो इंडस्ट्रीज का विकास, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट। और इसीलिए यहां पर दोस्तों दीज आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स टू द बिजनेस फर्म्स। जो व्यापारी हैं, जो बिजनेस फर्म्स है ना, उन्हें फंड्स प्रोवाइड करने का काम ये संस्थाएं करती हैं। यहां पे नाम में इंडस्ट्री आ गया है, तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो नहीं लग रहा है, ये इंडस्ट्री से रिलेटेड। और इसीलिए यहां पे डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसका गठन किया गया है। और इसके फंक्शन में क्या है? मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स देना। किसको? बिजनेस यूनिट्स को। मीडियम और लॉन्ग टर्म फंड्स टू द बिजनेस यूनिट्स, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स टू द अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स इशूड बाय पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स म्हणजे शेयर्स अंडर राइटिंग मतलब क्या? हाँ, और ये जो काम है ये बैंक कस्टमर को ऑन बिहाफ करके देती है, इसको बोलते हैं अंडर राइटिंग शेयर्स। और याद रखो दोस्तों, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज का ये होता है और वो काम हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक करके देती है। दोस्तों, परचेज ऑफ डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स आल्सो इज डन बाय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स। ये कुछ बेसिक फंक्शन है। मेन मुख्य मुद्दा आपको यही याद रखना है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स देती है, फंड्स प्रोवाइड करती है। चौथा टाइप समझा क्या? CID का I समझा क्या? ये ID मैंने इधर ही ले लिया, I और D, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, इजी पीजी। अब राइजेस पे आते हैं। CID राइजेस, CID राइजेस, CID रीजनल रूरल बैंक। आहा, पांचवा टाइप है रीजनल रूरल बैंक। नावातच याचा पण काम आहे। रीजनल रूरल म्हणजे एखाद्या रिजियन मध्ये जो गावखेड्यामध्ये आहे, ऐसा रीजन जो गांव खेड़े में है, जो रूरल एरियाज में, जो बैंकिंग सुविधाओं से अभी भी दूर हैं, ऐसे लोगों को बैंकिंग सुविधाएं देने का काम करती है रीजनल रूरल बैंक। दोस्तों, दे वर एस्टैब्लिश्ड इन 1975। दीज बैंक्स आर स्पॉन्सर्ड बाय लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक। ये जो SBI जैसे बैंक्स है ना बड़े बड़े, वो ऐसे छोटे बैंकों को स्पॉन्सर करती है, ताकि भाई मैं तो वहां डायरेक्टली नहीं पहुंच सकती, तो तू एक ब्रांच की तरह वहां ऑपरेट कर और रीजनल रूरल लेवल पे वहां पर लोन्स देने का, डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का काम कर। अंडरस्टूड? तो रीजनल रूरल बैंक को स्पॉन्सर कौन करता है? लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक। द कैपिटल ऑफ RRB, ध्यान से इस लाइन को मार्क कर लेना, इज प्रोवाइडेड और कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, स्टेट गवर्नमेंट 15% एंड स्पॉन्सर्ड बैंक्स 35%। अरे समझा क्या? ये RRB यानी रीजनल रूरल बैंक चलता किसके दम पे? सेंट्रल बैंक 50% फंड देती है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, स्टेट गवर्नमेंट 15%, और एक आधी बैंक स्पॉन्सर्ड बैंक जी है थी पब्लिक सेक्टर की, वो 35% फंड देती है। तब जाकर के RRB सक्सेसफुली काम कर पाती। RRBs mobilize deposit primarily from rural and semi-urban areas and provide loans and advances mostly to small and marginal farmers। किसको देते हैं? मार्जिनल फार्मर्स को, जो गांव के लोग हैं, एग्रीकल्चरल वर्कर्स, लेबरर्स, उन्हीं को ये लोन देने का काम करते हैं। सिंपल है। RRB समझा? पॉइंट नंबर 5 क्लियर है क्या बॉस? पहला पॉइंट सेंट्रल बैंक, दूसरा पॉइंट कमर्शियल बैंक, C, तीसरा C कोऑपरेटिव बैंक, I से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, CID समझा? CID राइजेस में R से रीजनल रूरल। इजी लग रहा है एवरीबॉडी? आगे बढ़ते हैं। CID राइजेस के अंदर दोस्तों I से आता है इन्वेस्टमेंट बैंक। क्या आता है? इन्वेस्टमेंट बैंक। वंस अगेन दोस्तों, यहां पर आपको ये समझना है कि इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो बैंक मदद करती है आपका करने में, एडवाइजरी की तरह असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल एडवाइजरी असिस्टेंस टू देयर कस्टमर्स। आजकल ज्यादातर बैंक्स, ये कमर्शियल बैंक्स भी ये रोल निभाने लगी हैं।
जहां वो आपको एडवाइस करती है कि सर आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए है तो आप म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए ना, सर आप एक काम कीजिए ना, आप ये शेयर्स खरीद लीजिए ना, या ये LIC का पॉलिसी है ये ले लो ना। वो लोग अपने को इन्वेस्टमेंट के अलग अलग प्लान्स बताने लगे हैं। उसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट बैंक का भी काम है कि उनके क्लाइंट्स को वो एडवाइस करें, असिस्टेंस प्रोवाइड करें। ज्यादातर क्लाइंट होते हैं कौन है? बिजनेस फर्म्स होते हैं या गवर्नमेंट की संस्थाएं होती हैं। यही ज्यादातर इन्वेस्टमेंट बैंक के क्लाइंट्स होते हैं। दे फैसिलिटेट मर्जर्स एंड एक्विजिशन। मतलब अगर कोई बड़ी कंपनी छोटी कंपनी के साथ मर्ज हो रही है, छोटी कंपनी बड़ी कंपनी के साथ मर्ज हो रही है, या कोई बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एक्वायर कर रही है, तो वो सपोर्ट भी इन्वेस्टमेंट बैंक देती है। दो कंपनियों को मर्ज करने का, या एक आध कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है तो पैसा चाहिए, तो वो भी कौन देगा? इन्वेस्टमेंट बैंक देगा। प्रपोजल चेक करने के बाद, डॉक्यूमेंटेशन चेक करने के बाद। तो इन्वेस्टमेंट बैंक ये काम में भी हेल्प करती है बाय अंडरटेकिंग रिसर्च एंड प्रोवाइडिंग एडवाइस ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये लास्ट लाइन अंडरलाइन करो। जनरली इन्वेस्टमेंट बैंक्स डू नॉट डायरेक्टली डील विद जनरल पब्लिक। ये आम पब्लिक से डायरेक्टली डील नहीं करती। ये किससे डील करती है? ये या तो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन से डील करती है या तो बिजनेस हाउसेस से डील करती है। CID राइजेस का आई समझ रहा है क्या? आई से इन्वेस्टमेंट बैंक, आई से इन्वेस्टमेंट। आगे बढ़ते एकदम एक ही लाइन का पॉइंट है। स्पेशलाइज्ड बैंक्स प्रोवाइड्स ओवरऑल सपोर्ट फॉर सेटिंग अप बिजनेस इन स्पेसिफिक एरियाज। गांव के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर, स्पेसिफिक एरियाज के अंदर पूरे बिजनेस को सेटअप करके देने का सारा फैसिलिटी, सारा फंडिंग जब बैंक प्रोवाइड करे तो ऐसी बैंक को स्पेशलाइज्ड बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेशलाइज्ड बैंक में आप देखिए, एक है एग्जिम बैंक जिसको एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक बोलते हैं। नाम में ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है इसके भाई। मतलब यहां से गुड्स बाहर जा रहा है, बाहर से गुड्स यहां आ रहा है, इसमें ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में होगा। तो ये आपको हेल्प कौन करेगी? स्पेशलाइज्ड बैंक करेगी। एग्जिम बैंक इज एन एग्जांपल ऑफ स्पेशलाइज्ड बैंक। एग्जिम बैंक आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की करेंसी एक्सचेंज में मदद करती और सुविधा प्रोवाइड करती है आपके डिपॉजिट्स और लोन्स को मेंटेन करने का, पेमेंट्स को मेंटेन करने। फिर आती है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नाम में ही क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज। नाम में ही क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज। ये स्पेशलाइज्ड बैंक इसलिए है क्योंकि इसका पर्पस स्पेशल है। तुम बोलोगे क्या सर, क्या स्पेशल है इसमें? मैं बोलूंगा भाई स्पेशलाइज्ड पर्पस ये है कि ये स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, गांव में जो माइक्रो, जो मीडियम, जो स्मॉल एंटरप्राइजेस होते हैं ना, कॉटेज इंडस्ट्री, मसाले की इंडस्ट्री, अचार पापड़ का बिजनेस, ये जो स्मॉल माइक्रो और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उनको लोन देने का काम सिडबी करती है, उनका फंक्शन निभाती है सिडबी। तो सिडबी भी स्पेशलाइज्ड है ना, क्योंकि उसका फंक्शन सिर्फ वो 3 का ही है, MSME। MSME मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। तो ये बड़े एंटरप्राइज से लेना देना है ही नहीं। ये किसके लिए स्पेशलाइज्ड है? स्मॉल, माइक्रो और मीडियम एंटरप्राइजेस। समझे? नेक्स्ट, नाबार्ड। सब स्पेशलाइज्ड है बॉस। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में स्पेशलाइज्ड एग्जिम बैंक, माइक्रो स्मॉल मीडियम में स्पेशलाइज्ड सिडबी। अब आती है नाबार्ड, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट। नाम में ही है देखो ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल। 11वीं में पढ़ा रहेगा, तुम लोग को याद नहीं रहेगा तो 11वीं में अपन ने पढ़ा थे। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट वाली बैंक है ये। इसका काम है खाली खेती बाड़ी से रिलेटेड और गांव के विकास से रिलेटेड पैसे देने का। ये एपेक्स बैंक है खेती बाड़ी की, रूरल बैंकों की। मतलब अगर खेती बाड़ी से रिलेटेड किसी को भी लोन चाहिए तो वो नाबार्ड से ले सकता है, लेकिन पब्लिक को नहीं देगी। जो खेती बाड़ी को लोन देने वाली बैंक्स है ना, उनको ये लोन देती है। इतनी बड़ी लेवल की बैंक है और इसको बनाया है आरबीआई ने। और नाबार्ड जो है ये एपेक्स संस्था है रूरल सेक्टर की। नाबार्ड प्रोवाइड्स बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट थ्रू आरआरबीज, यानी ये जो रीजनल रूरल बैंक अपन ने पढ़ा ना ऊपर,
वो रीजनल रूरल बैंक्स के थ्रू लोन देने का काम ये करती रहती है। समझा क्या? मैंने 1 2 3 पढ़ाया 7वें पॉइंट में। 7वां पॉइंट था स्पेशलाइज्ड बैंक। 7वां पॉइंट क्या था? एग्जिम बैंक है इसके अंदर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ध्यान रखती है। फिर सिड भी है इसके अंदर, स्मॉल इंडस्ट्री, माइक्रो इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री का ध्यान रखती है। और तीसरी है नाबार्ड, ये एग्रीकल्चर और रूरल क्रेडिट का ध्यान रखती है। स्पेशलाइजेशन समझा तीनों का। राइजेस पढ़ रहे अपन क्या? सीआईडी राइजेस, सीआईडी राइजेस, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। और आखिर में राइजेस के अंदर आरआरबी पढ़ा, रीजनल रूरल बैंक पढ़ा अपन ने, इसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक पढ़ा अपन ने, और इन्वेस्टमेंट बैंक के बाद अभी अभी अपन ने पढ़ा स्पेशलाइज्ड। समझ में आया क्या? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंटालना नहीं है, सब्र बना के रखना है, एनर्जी बना के रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला बैंक जो आता है आपके सामने, एक्सचेंज बैंक। क्या आता है? एक्सचेंज बैंक। क्या आता है? ओहो, एक्सचेंज बैंक। बैंकों के मामले में जब ये वर्ड आया ना एक्सचेंज, तो फॉरेन एक्सचेंज। एक्सचेंज बोले तो, एक्सचेंज बोले तो, एक्सचेंज बोले तो, the exchange banks as well as large commercial bank facilitates foreign exchange transaction. Examples of exchange banks are Barclays Bank, Bank of Tokyo, etc. ये वो बैंक्स हैं जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करती हैं। कोई बड़ा यूट्यूबर है, उसको पैसा आने वाला है, कहां से आएगा? वो आएगा इन्हीं फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस के थ्रू जो मैनेज करती हैं ये एक्सचेंज बैंक्स। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। एक्सचेंज बैंक्स के कुछ फंक्शन कुछ इस प्रकार से हैं, जिसमें फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शन, बाहर कोई व्यापार किया है, ट्रेड किया है, तो वो फाइनेंस करने का काम एक्सचेंज बैंक करेगी। देन इश्यू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, एक एलसी होती है, तुम्हारा लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है ये लेटर ऑफ क्रेडिट है। ये लेटर ऑफ क्रेडिट उसको दिया जाता है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील कर रहा होता है, कि सामने वाली पार्टी को भरोसा हो जाए कि हाँ जो है वो व्याजबी पार्टी है, बैंक से जुड़ी हुई है और उसको अपन दे सकते हैं क्रेडिट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक के थ्रू मिलता है। देन डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये भी तुमने सुना होगा, ये बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बैंक आपके बिहाफ पे बिल को डिस्काउंट करके दे सकती है। और आखिर में रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, बैंक जो है वो डिविडेंड, ब्याज और प्रॉफिट का भी बंटवारा करके देती है, उसका भी फंडिंग एक्सेप्ट कर लेती है। तो ये कुछ काम है एक्सचेंज बैंक्स के। बेसिकली याद इसमें आपको इतना ही रखना है, लार्ज कमर्शियल बैंक्स का फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करती है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करती है, याद रहेगा। आखिरी लास्ट पॉइंट पे आते हैं, 9वां पॉइंट है टाइप्स ऑफ बैंक में। राइजेस के अंदर सेविंग्स बैंक, नाम में इसका काम है, नाम में इसका काम सेविंग, बचत करने के लिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेविंग्स बैंक इज टू एनकरेज सेविंग्स ऑफ द पीपल। कई लोगों को सेविंग की आदत नहीं होती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना निकाला, जनधन योजना के जरिए जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा दिया। गांव गांव में किसानों का, लेबर्स का, एग्रीकल्चर वर्कर का, सभी का जनधन अकाउंट खुलवाया। जनधन अकाउंट से क्या हुआ? जीरो बैलेंस अकाउंट हुआ, और कम से कम जो पहले सेविंग नहीं कर रहे थे, जो बैंकिंग सुविधाओं से नहीं जुड़े थे, वो बैंकों से कनेक्ट तो हुए और फिर धीरे धीरे सेविंग की आदत हुई। इसी प्रकार से सेविंग बैंक्स जो होती हैं वो एनकरेज करती हैं सेविंग ऑफ पीपल, स्पेशली इन रूरल एरियाज। एग्जांपल ऑफ सच बैंक्स आर पोस्टल सेविंग बैंक। सुना है? तुम्हारे मम्मी डैडी को पूछना, पोस्टेज में थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते थे पहले के जमाने में, आज भी करते हैं और उसका थोड़ा बहुत ब्याज भी मिल जाता है। तो पोस्टेज सेविंग बैंक काफी फेमस है। इसके अलावा कमर्शियल बैंक तो है ही, और कोऑपरेटिव बैंक जो ऊपर हमने पढ़ा। तो आज के इस लेक्चर के माध्यम से अपन ने 3 आंसर पढ़े दोस्तों, टाइप्स ऑफ वेयरहाउस, फंक्शंस ऑफ वेयरहाउस और टाइप्स ऑफ। अगले कुछ आंसर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूं ये तीनों आंसर आपके दिमाग में फिट हुए रहेंगे। इसको लिख के प्रैक्टिस करो, जितनी बार लिखोगे उतना लंबा याद रहेगा। बोर्ड एग्जाम तक इसको याद रखने गए तो रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर। याद रखो कि वापस पढ़ना है और वापस पढ़ो, क्योंकि याद रखना है। ये सिंपल मंत्र के साथ ही अपन इस चैप्टर को कवर कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 20 मार्क का है, और ये जो अपना पीडीएफ है, ये पीडीएफ में जो 6 आंसर्स है, ये 6 आंसर पढ़ के आप आसानी से 20 मार्क्स स्कोर कर पाओगे।
तो मेहनत तो चाहिए, और ये टाइम पे मेहनत नहीं करेंगे तो कभी करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।